हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्रीसीजन न्यूज़ की डिस्कशन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की डिस्कशन। पिछले हफ्ते हम किसी वजह से इसको नहीं रख पाए थे सेशन को, तो हमने वो भी चीज़ें कोशिश करी कि कवर हो जाए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। आपको पता है आपको क्या करना है। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उनको मैप पे ड्रॉ करना है कि अगर आपसे पूछा जाए थाईलैंड में क्या हो रहा है, आपसे पूछा जाए अगर मुनरो डॉक्ट्रिन क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको याद रहें। तो उन सभी चीज़ों को चलिए डिस्कस करते हैं। मैप से आप उसको लोकेट करिए, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो शुरू करें। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स आने वाला है जो सबके सर का सबसे बड़ा दर्द होता है। तो प्रीलिम्स से पहले प्रीलिम्स की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए सृजन का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आने वाला है जिसकी बहुत डिमांड थी और अब इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आपके लिए उपलब्ध है। इंग्लिश और हिंदी में जो आपको सृजन की तैयारी प्रीलिम्स के तरीके से इस तरह कराएगा सृजन कि आप कंप्लीटली अच्छे से तैयार रहेंगे। ये एक मास्टर कोर्स है जहाँ पर बहुत अच्छी आपको फैकल्टीज देखने को मिलेगी। इवन सुमित सर भी खुद पॉलिटी ले रहे हैं इस बार। तो ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है 16 दिसंबर से। इस कोर्स की प्राइस है 6,999 अभी आपके लिए। और अगर आप पहले 1,000 स्टूडेंट में से एक बनते हैं अगर आप, तो आप कूपन कोड लगाइए फर्स्ट 1K। और अगर आप पहले 1,000 स्टूडेंट में से एक होंगे तो आपको 2,000 का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी ये कोर्स मिलेगा आपको केवल 4,999 में। याद रखिए 16 दिसंबर तक से बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी कोर्स की प्राइस 6,999 है, लेकिन अगर आप पहले 1,000 बच्चों में होते हैं तो आप कूपन कोड लगाइए। आपको कोर्स मिलेगा कितने में? 4,999 रुपीज़ में। इस कोर्स की डिटेल के बारे में बात करूं तो बहुत एक फैकल्टी की स्ट्रांग टीम है। सुमित सर हैं, शब्बीर सर हैं, अब देखिए अभिषेक सर हैं, मैं खुद आपको आईआर पढ़ाऊंगा, इसमें ऋषभ सर हैं। तो एक बहुत स्ट्रांग फैकल्टी की पूरी टीम आपके लिए तैयार है। नीरज सर हैं, विकास सर हैं। तो आप तैयार रहिए इस इनिशिएटिव के लिए जो आपके लिए आपको प्रीलिम्स के लिए पूरी तरह से तैयार करेगा। तो चलिए ये तो हो गई सृजन की बात जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है। अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। एक टॉपिक आपने न्यूज़ में सुना होगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रे विहार टेम्पल डिस्प्यूट बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया। Now, Previha Temple is an ancient Hindu shrine dedicated to Lord Shiva, situated on the cliff in the Dangrik Mountains. The territorial dispute primarily stems from discrepancy between watershed line, principle agreed upon 1904 treaty and map drawn by French colonial officers. The ICJ in 1962 judgment ruled that temple was situated under the sovereignty of Thailand. इनमें से क्या सही है क्या गलत है मुझे बताइए। देखिए टॉपिक लगातार न्यूज़ में है। प्रे विहार टेम्पल का डिस्प्यूट जो थाईलैंड कंबोडिया के बीच में है, जहाँ पर एक जंग की स्थिति है, इसकी कहानी आपको पता होनी चाहिए। तो आप एक अटेम्प्ट लीजिए कि क्या सही आंसर है। बाकी इसका कॉन्टेक्स्ट तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आई होप आपने इसको पढ़ लिया क्वेश्चन को और एक कमेंट में लिख भी दिया होगा क्या इसका करेक्ट आंसर है आपके हिसाब से। गौर से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What was the primary objective of Monroe Doctrine when it was announced in 1823? To warn European powers against any future colonization or intervention in Americas, abolish slavery, open up Asian market for American goods, या establish a military alliance between United States and Great Britain. मुनरो डॉक्ट्रिन ये भी बार बार न्यूज़ में आ रही थी, तो इसकी क्या कहानी है ये भी ज़रा आप मुझे समझा के बताइए कि क्या इसमें करेक्ट ऑप्शन है A, B, C या D। आई होप आपने सही अटेम्प्ट किए होंगे। पर अब चलते हैं इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए। सबसे पहली चीज़ आती है सी ऑफ जापान जो न्यूज़ में है। देखिए सी ऑफ जापान, चाइना, ये आपको दिख रहा है, यहाँ तक बॉर्डर है, इधर नॉर्थ कोरिया है, इधर रशिया है, यहाँ बीच में है सी ऑफ जापान। और यहाँ पर ही हाल में अमेरिकी जो बॉम्बर्स हैं उनकी प्रैक्टिस होती देखी गई। तो इसलिए सी ऑफ जापान काफ़ी रेलेवेंट हो जाता है। तो सी ऑफ जापान के आसपास आपको जगह दिख रही होगी व्लादिवोस्तोक। ये वो जगह है जहाँ से इंडिया तक, व्लादिवोस्तोक टू इंडिया, रशिया के साथ हम ट्रेड भी करते हैं। चेन्नई टू व्लादिवोस्तोक समुद्री रास्ता है ये भारत से रशिया के साथ ट्रेड करने के लिए, व्लादिवोस्तोक टू चेन्नई। लेकिन इस मैप में इंपॉर्टेंट है कि सी ऑफ जापान हम क्यों पढ़ रहे हैं। सी ऑफ जापान इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी यूएस बॉम्बर्स देखे गए और ये सी ऑफ जापान में अक्सर टेंशंस देखी जाती है नॉर्थ कोरिया, चाइना और जापान के बीच में। तो ध्यान रखिए यहाँ पर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी रहती है, खासतौर पे चाइना की एग्रेसिव पॉलिसीज़ की वजह से। ये जगह कहाँ पर है ये आपने देख लिया। इसके आसपास कौन कौन से स्ट्रेट हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोरिया स्ट्रेट है, ठीक नीचे यहाँ आपको कैनमन स्ट्रेट भी दिखेगा। तो आपसे अक्सर पूछा जा सकता है कि कौन कौन से बेसिन इसके आसपास है। तो ध्यान रखिए सी ऑफ जापान कहाँ पर है। पहली बात तो नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। इसके एक तरफ देखिए तो आपको दिखेगा यहाँ शैकलिन आइलैंड्स। ये जो शैकलिन आइलैंड है इनमें भी थोड़ा सा विवाद है। शैकलिन और यहाँ आपको दिख रहे हैं कुरिल आइलैंड्स, ये नीचे वाले यहाँ हैं कुरिल। इनको हम डिटेल में कर चुके हैं पहले भी, ये हैं कुरिल। तो कुरिल और शैकलिन को लेकर एक विवाद रशिया के साथ
जापान का रह रहा है, तो वो आइलैंड इसको एक तरफ से घेरे हुए हैं, ठीक है। और एक तरफ कोरियन पेनिनसुला है, एक तरफ रशिया का फार ईस्ट है, यहाँ पर व्लादिवोस्तोक है, ये कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया यहाँ पर है। तो ये एक सेमी एनक्लोज सी है जिसमें थोड़े से स्ट्रेट्स के थ्रू ही पानी सर्कुलेट करता है। इसके अंदर कोरिया स्ट्रेट, सुशिमा स्ट्रेट जिसे हम कहते हैं, सुगारू स्ट्रेट, ये देखिए सुशिमा स्ट्रेट इसी को कहेंगे, यहाँ पर है। यहाँ आपको कैमॉन स्ट्रेट यहाँ दिखेगा, यहाँ आपको लेपरो स्ट्रेट दिखेगा, ये आपका स्ट्रेट ऑफ तार्तले। हालांकि इतने स्ट्रेट्स डिटेल में नहीं पूछे जाते, पर एटलीस्ट आपको ध्यान रहे कि सुशिमा बेसिन कहाँ पर है। जहाँ पर सुशिमा बेसिन है वहीं पर सुशिमा स्ट्रेट होगा, ठीक है। कैनमोन स्ट्रेट यहीं पर है, तो जापान के पास है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत बस इतनी है कि कहाँ पर कैनमोन स्ट्रेट है, कहाँ सुशिमा स्ट्रेट है। इतना आप बात याद रखिए कि सी ऑफ जापान कहाँ लोकेटेड है। तो अगर आप मैप पे देखें सी ऑफ जापान की, तो कौन सा सी ऑफ जापान का एरिया, ये है असल में सी ऑफ जापान, ठीक है। इधर आ जाओ तो ईस्ट चाइना सी, नीचे आ जाओ यहाँ है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, सी ऑफ जापान, ये याद रखना चाहिए। ये है आपका जो हम देख रहे थे कौन से आइलैंड्स, शैकलिन आइलैंड्स, ये है कुरिल आइलैंड्स, इधर से यहाँ जो जा रहे हैं। तो मैप का उद्देश्य यही होता है सेशन का कि आपको चीज़ें याद रही। यहाँ शैकलिन है, यहाँ पर ये पूरा रीजन है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको याद रहेगा कि आपसे पूछा जाए अगर कि सुशिमा स्ट्रेट कहाँ पर है, सुगारू स्ट्रेट कहाँ पर है, तो याद रहेगा आपको। और यहाँ पर क्यों हो रहा है ये अचानक से अमेरिकन बॉम्बर्स उपलब्ध क्यों आ गए यहाँ पर, क्योंकि चाइना को ज़रा बताने के लिए कि भाई देखो हम खड़े हैं साथ में जापान के। अब इसके बाद एक और न्यूज़ देखते हैं जो है बहुत समय से चलती आ रही, कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई। कंबोडिया थाईलैंड में एक तरह की जंग हो चुकी है जहाँ कई सोल्जर्स दोनों साइड से मारे भी जा चुके हैं। तो ये मुद्दा है क्या, तो देखिए थाईलैंड और कंबोडिया की लोकेशन पहले देख लो आप। क्या कोई लैंड लॉक्ड है? नहीं, इस रीजन में एक लैंड लॉक कंट्री है, वो लाओस है, ना कि कंबोडिया। ध्यान रखिए, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत से अगर आप आगे की तरफ चलेंगे ना, ये इंडिया मान लो आप क्रॉस करते हो, तो आपको मिलेगा बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद आप घुसते हो म्यांमार, म्यांमार के बाद आप घुसते हो कहाँ, म्यांमार के बाद आप घुसोगे, मतलब बांग्लादेश से तो फिर इंडिया ही आओगे, बांग्लादेश से इंडिया, इंडिया से म्यांमार, म्यांमार के बाद जो आपको देश मिलेगा पहला देश वो थाईलैंड है। तो थाईलैंड के बाद यहाँ बॉर्डर है कंबोडिया का। अब कंबोडिया थाईलैंड के बीच में जब बॉर्डर था ना, पहले यहाँ पे फ्रांस का कंट्रोल था इस इलाके पे। तो फ्रांस कॉलोनिस्ट जाते टाइम बाउंड्री बना के गए बॉर्डर, और यहाँ पर एक रिवर सी जाती है, उसी को मान लें कि यही बाउंड्री है। लेकिन उन्होंने नक्शा गलत बना दिया। तो नक्शा गलत बनने की वजह से यहाँ पर कुछ टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस हैं जो होने थाईलैंड में चाहिए थे उस नक्शे के हिसाब से, पर वो दिखा दिए इन लोगों ने कंबोडिया के अंदर। और फिर कंबोडिया के अंदर वो आ गया और सालों तक कंबोडिया का कंट्रोल इसके ऊपर था। खासतौर पे प्रे विहार टेम्पल कॉम्प्लेक्स, प्रे विहार टेम्पल कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो एक शिव मंदिर है। यहाँ प्रसिद्ध प्रे विहार आप देख लो या तोमेन तोम देख लो। प्रे विहार खासतौर पे एंशिएंट शिवा टेम्पल है जो सालों तक कंबोडिया के पास अमन रहा है और थाईलैंड ने कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई। पर रिसेंटली इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा और फिर ये जंग का रूप लेने को तैयार हो गई और बॉर्डर्स पे लगातार कॉन्फ्लिक्ट होता चला गया। तो आज अगर आप देखो कंबोडिया और थाईलैंड में, तो कई जगह कॉन्फ्लिक्ट है। खास तौर पे आपको कौन सा इलाके, प्रे विहार टेम्पल के आसपास, तूम एंड तोम के आसपास, क्योंकि प्रे विहार टेम्पल असल में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो आपसे पूछा जाए प्रे विहार कहाँ पर है, क्या टेम्पल है, तोम एंड थॉम कहाँ पर है, क्या टेम्पल है, किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। अब देखो मैंने बोला ना आपको, यहाँ जो एक्चुअल बाउंड्री थी मैप गलत बना दिया, तो वो कॉम्प्लेक्स कंबोडिया की साइड आ गया। पर उसके बाद थाईलैंड ने कभी उसको क्लेम नहीं किया। फिर कंबोडिया में जो तख्ता पलट भी हुआ, सरकारें बदली, तो नॉर्मल कहा यह गया कि चलो भाई ये तो अब कंबोडिया का ही है। लेकिन फिर ये जंग की तैयारी यहाँ पर हो गई। अब कहाँ पर है ये, तो डांगरिक माउंटेन्स पर है। डांगरिक माउंटेन्स के आसपास ये इलाका है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है। तो थाईलैंड से आप टेम्पल पहुँच सकते हो, कंबोडिया से भी आप टेम्पल पहुँच सकते हो, लेकिन इस पूरे टेम्पल कॉम्प्लेक्स को लेकर भारी युद्ध की स्थिति बनी हुई है अभी, ठीक है। और ये आता है किसके अंदर, जो राज करते थे कंबोडिया में, खमर जो रूल था उसके टाइम में। इंडिया की भी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर टेम्पल रिकंस्ट्रक्शन में काम करती है और इसलिए काफ़ी इंडिया का इन्वॉल्वमेंट भी रहा है। यहाँ पर कुछ और टेम्पल कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं, जैसे तोमेंथो और ताककाब्रे टेम्पल्स। तो प्रे विहार, ताककाब्रे और ता मोइन तोम, याद रखिएगा जगह जहाँ कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहे हैं इन बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया। क्यों है कॉन्फ्लिक्ट, बॉर्डर को लेकर और डिस्प्यूट्स को लेकर, जो ओरिजिनल रीज़न है बता दिया। इतना आपको याद रहना चाहिए, क्या कॉन्फ्लिक्ट है ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको याद रहेगा अभी। चलिए लोकेशंस को याद रख लीजिएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं जो है मुनरो डॉक्ट्रिन। अब मुनरो डॉक्ट्रिन क्या है, देखिए सालों पहले अमेरिका ने एक नियम बनाया कि भाई आप हमारे इलाकों में मत आओ, हम आपके इलाके में नहीं आएंगे। यानी अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में जितने भी राज्य थे
उन पर अपना कब्जा जमाने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए यूएसए को दिख रहा था कि इन पूरे आइलैंड चेन में सबसे बड़ी पावर हम हैं, लेकिन इनमें घुसने की तैयारी यूरोपियंस कर रहे हैं। और यूएसए को पता लग गया कि मैं बहुत शक्तिशाली देश बनता जा रहा हूँ या बनती जा रही हूँ। सो यूएसए सेड कि भाई यूरोपियंस, आप लोग इधर नहीं घुसोगे इस देश में, इस पूरे आइलैंड चेन्स में, नॉर्थ और साउथ कोरिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में आपकी एंट्री बंद है। यू विल नॉट एंटर इनटू दिस एरिया, दिस इज ऑफ लिमिट्स। आप लोग इधर नहीं आओगे, ये आपके लिए ऑफ लिमिट हो गया, और हम आपके इलाके में नहीं घुसेंगे, ताकि एक बैलेंस बना रहे। और इसे बोला गया मुनरो डॉक्ट्रिन, कि वो उनके इंटरनल अफेयर्स में भी नहीं घुसेंगे और अपना जो इनका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है उसको प्रोटेक्ट रखेंगे, उसको अपने इन्फ्लुएंस में रखेंगे। यानी मुनरो डॉक्ट्रिन के तहत अमेरिका ये दर्शाना चाहता था कि जो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है, वो इनके इन्फ्लुएंस में रहेगा, वहाँ पर अमेरिका की चलेगी, अमेरिका यूरोप में नहीं घुसेगा और यूरोपियन पावर्स यहाँ एंट्री नहीं करेंगी। तो मुनरो डॉक्ट्रिन की बात ही न्यूज़ में इसलिए है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से मुनरो डॉक्ट्रिन की तरफ जाते हुए लग रहे हैं कि वो एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी के तहत, मतलब जहां अमेरिका ज़्यादा यूरोप के साथ चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसी पॉलिसी लाने की तैयारी में है, वो भी उस समय जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध छिड़ा हुआ है। तो मुनरो डॉक्ट्रिन इसलिए न्यूज़ में आया। तो किससे संबंधित है? अमेरिका से। किस चीज़ को लेकर? तो वो यूरोप को कहते थे, यूरोपियन शक्तियों को, कि भाई आप अमेरिका के देशों में ना घुसे, वो हमारा इलाका है, हम आपके इलाके में नहीं घुसेंगे। तो वो था मुनरो डॉक्ट्रिन। तो आई होप आपको याद रहेगा। अब इसी के तहत आप देखो एक कदम और, वेनेजुला है नीचे अमेरिका के, वहाँ पर अचानक से टैंकर्स इन्होंने सीज कर लिए, अपनी एयरफोर्स और नेवी को डिप्लॉय कर दिया। कहाँ पर है वेनेजुला? तो ये देखो, इधर कोलंबिया, कोलंबिया की साइड में वेनेजुला है। फिर आपको गयाना, सुरिनाम, फ्रेंच गयाना ये देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अब एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति दोबारा बनती दिख रही है कि अमेरिका ने जो वेनेजुला के कई सारे ऑयल टैंकर्स हैं उनको कंट्रोल कर लिया है, कब्जे में ले लिया है। उनकी वॉरशिप और फाइटर जेट्स लगातार अलग अलग इलाकों में घूमते फिर रहे हैं। तो उससे वो दिख रहा है कि अमेरिका अपनी मोनरो डॉक्ट्रिन को दोबारा पुश कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि उसका दबदबा यहाँ पर बना ही रहे। इससे पहले वेनेजुला, खासतौर पर जिसके साथ अमेरिका की नहीं बनती, उसने गयाना के आधे हिस्से पर भी क्लेम ठोक दिया था कि आधा गयाना जो है, गयाना का आधा देश, यानी ये पूरा गयाना का देश है, यहाँ से एक रिवर बहती है, इस रिवर का नाम है एसे क्यूबो। इन्होंने कहा भाई इस एसे क्यूबो तक जो देश है ना वो हमारा ही है, मतलब ये पूरा हिस्सा वेनेजुला ने क्लेम कर दिया हमारा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ मिला है वेनेजुला को एक बहुत बड़ा तेल का भंडार। तो इनका प्रयास है कि भाई इतना कब्जा लेंगे तो ये भी हमारा ही हो जाएगा, और अमेरिका ऐसा होने देना नहीं चाहता, वो भी एक कारण है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वेनेजुला की जो गवर्नमेंट है उसका दबदबा यहाँ पर बढ़े। तो अपने मुनरो डॉक्ट्रिन का उपयोग आपको सीधा सीधा होते हुए दिख रहा है, जहाँ अमेरिका इस रीजन में, कैरेबियंस में, खासतौर पे कैरेबियन सी में, साउथ अमेरिका में अपने आप को पुश कर रहा है, अपनी डिप्लोमेसी, अपनी स्टेट, अपने पावर्स को पुश कर रहा है। तो वो दिखा रहा है कि अमेरिका कैसे यहाँ चीज़ों पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है और जानबूझ के आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक छोटी सी चीज़ और, एक देश जो न्यूज़ में था वो है ब्रुनेई। ब्रुनेई पूछा जाए कहाँ पर है, तो ब्रुनेई है साउथ ईस्ट अमेरिका में। ब्रुनेई के साथ हाल ही में एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी भारत और ब्रुनेई के बीच में। तो ब्रुनेई कहाँ पर है? तो ये जो पूरा आइलैंड देख रहे हो, बड़ा सा आप देखते हो, इस आइलैंड का नाम है बोर्नियो। और बोर्नियो इकलौता दुनिया का ऐसा आइलैंड है जिस एक आइलैंड पे 3 देश हैं। इधर आपको दिखेगा इंडोनेशिया, ये हिस्सा है मलेशिया का, और ऊपर जो आप देख रहे हो छोटा सा, ये है आपका ब्रुनेई। तो ध्यान रखिए ब्रुनेई कहाँ है? साउथ ईस्ट अमेरिका, ठीक है। ब्रुनेई आसियान का भी मेंबर है और भारत के साथ धीरे धीरे इनके साथ संबंध और बढ़ रहे हैं। छोटा सा किंगडम है। कहाँ पर स्थित है जोग्राफिकली? तो ऑन बोर्नियो आइलैंड, इकलौता ऐसा आइलैंड जहाँ पर 3 देश हैं। सबसे ऊपर छोटा सा ब्रुनेई, उसके नीचे मलेशिया और नीचे बड़ा सा इंडोनेशिया। तो ब्रुनेई की लोकेशन ध्यान रखिएगा कहाँ पर है। आई होप ये आपको याद रहेगा। जरा एक बार देख लेते हैं जो आपको लोकेशन हमने बताई। ब्रुनेई कहाँ पर है भाई? तो ये बोर्नियो आइलैंड है, इसके टिप पर यहाँ आपको ब्रुनेई दिखेगा। मुनरो डॉक्ट्रिन किससे संबंधित है? कंबोडिया थाईलैंड का कॉन्फ्लिक्ट क्या है यहाँ पर, वो भी हमने समझ लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने चीज़ें रिवाइज करी। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस बैच को, जहाँ आपको फ्री में सारा करंट अफेयर्स का कंटेंट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ख़ास बात कि आपके लिए क्रैश कोर्स फिल्म्स का लॉन्च हो चुका है। तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको अच्छी लगी। जो कमेंट है जो बताइए क्या चेंजेस आप चाहते हैं, हम उसको इंक्लूड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।